नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है डेलीगेशन। देखो ये 12th में भी आपने किया होगा मेरे ख्याल, डेलीगेशन था पढ़ा, था आपके उसमें सिलेबस में। बट एनीवेज हम तो करने ही वाले पूरा अच्छे से समझते हैं। देखो डेलीगेशन का मतलब क्या है। देखो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट, जैसे मैंने आपको बता रखा रिलेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कई बार अथॉरिटी एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को दे देता है किसी भी काम को लेके। क्यों देता है? हो सकता है उसके पास और ज़रूरी काम है, इसलिए बोल देते हैं ना कि हाँ यार ये काम तू कर ले। और हो सकता है वो सुपीरियर चाहता हो कि सबॉर्डिनेट थोड़ा डेवलप हो, है ना, कि वो ज़्यादा बड़े काम करे, इसलिए भी वो अपना काम उसको दे सकता है। या जब भी सब सुपीरियर को ये लगता है कि ये काम मेरे पास और कोई काम है जो कि, या मैं अपना काम उसको दे के कोई और ज़्यादा अच्छे काम में अपना टाइम लगा लूँ रादर देन इस काम में लगाना, बिकॉज इससे उसका भी फ़ायदा है। बेसिकली ये आइडियोलॉजी रख के अगर कोई ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी हो रही है फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अथॉरिटी मतलब किसी भी काम को लेके कोई भी अथॉरिटी, उस मतलब उस काम की अथॉरिटी सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को दे दी, दैट इज़ डेलीगेशन। बेसिकली काम किसी अपने सबॉर्डिनेट को काम देना इज़ डेलीगेशन। समझ लो। सो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम, तो यहाँ देखो क्या लिखे, देखो क्या लिखा, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब ये डेलीगेशन में देखो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डेलीगेशन? एनेबल्स मैनेजर कि भाई अपना टाइम जो है वो हाई प्रायोरिटी, ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो लगेंगी उस पर वो लगाएगा वो टाइम। इसके फीचर्स देखो थोड़ा, फिर अच्छे से और समझ में आएगा क्या है फीचर्स। ओके, फीचर्स इन्वॉल्व्स रिटेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। कि भाई जब भी आप डेलीगेशन कर रहे हो, मान लो कोई पर्टिकुलर काम को लेके है, तो मैंने अब कुछ अथॉरिटी तो मैं अपने पास भी रखूंगा। ये थोड़ी कि सारी अथॉरिटी उसी को दे दूंगा। काम दे रहा हूँ ठीक है, लेकिन वो काम एट द एंड वो मेरा था जो मैं उसको दे रहा हूँ। तो कुछ अथॉरिटी मैं अपने पास रखूंगा, कुछ अथॉरिटी मैं उस काम को करने की उसको दे दूंगा। तो यानी कि कुछ अथॉरिटी मैंने रिटेन करी, कुछ अथॉरिटी मैंने शेयर या डेलीगेट करी। ठीक है, तो इन्वॉल्व रिटेनिंग रखना, एंड शेयरिंग या डेलीगेशन देना। ठीक है, कांट डेलीगेट एन अथॉरिटी व्हाट अ मैनेजर हिमसेल्फ डजंट हैव। जो अथॉरिटी मेरे पास ही नहीं है वो मैं डेलीगेट भी नहीं कर सकता। फैक्ट है ना, कोई जो काम की अथॉरिटी मेरे पास ही नहीं है तो मैं वो अथॉरिटी और किसी को कैसे दे सकता हूँ, राइट? मे बी जनरल या स्पेसिफिक, रिटर्न या इम्प्लाइड। जनरल मतलब नॉर्मल जनरल काम की, स्पेसिफिक यानी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, रिटर्न यानी लिख के, इम्प्लाइड यानी इशारों में बिना लिखे। रेवोकेबल होती है, आप डेलीगेशन जो आप कर रहे हो रिवोक कर सकते हो। मतलब मान लो आज मैंने अथॉरिटी दी, कल मेरे को लग रहा है ना यार ये काम मैं ही कर लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो मैं वो वापस भी ले सकता हूँ। जो अथॉरिटी आपने दी है वो आप वापस भी ले सकते हो। अब हाँ, इसका ये भी वो है कि वापस तो ले ही सकते हो, वापस तो ले ही सकते हो, बल्कि और अथॉरिटी दे भी सकते हो। मतलब दोनों तरफ की बात है कि हो सके आपको लग रहा है यार ठीक है ये तो काम अच्छा ही कर रहा है, इसको और ज़्यादा काम दे देता हूँ, कर लेगा ये अच्छे से, तो आप ज़्यादा काम भी दे सकते हो, जो काम दिया है उसे वापस भी ले सकते हो। समझ गए? आर्ट, डेलीगेशन एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस। जैसे आर्ट प्रैक्टिस करके ज़्यादा इंप्रूव होता है, वैसे डेलीगेशन भी है कि आपको पता लग जाता है ना प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि हाँ ये वाले काम सबॉर्डिनेट्स कर लेते हैं तो ये वाले देने में फ़ायदा है, ये वाले काम नहीं कर पाते अच्छे से तो नहीं देने चाहिए, है ना। तो ऐसे आपको होगा। इसके बाद आ जाओ आप इम्पोर्टेंस पे। अब डेलीगेशन क्यों करनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी एक है ना, हमने 12th में भी किया था, अभी भी देख लेते हैं क्या है। डेलीगेशन प्रोवाइड्स अ मीडियम थ्रू विच मैनेजर मल्टीप्लाइज हिमसेल्फ। ये क्यों बोला है? देखो अब मान लो मैंने अपना काम किसी और को दे दिया, अब वो काम वो और कोई कर रहा है, तो मैंने बेसिकली जो रिजल्ट मेरे से आता है वो अब किसी और से आएगा। तो यानी कि मैंने अपनी ही एक डुप्लीकेट कॉपी मान लो किसी और को बना दी है ना, क्योंकि वो काम मैं कर रहा वो काम वही कर रहा है। तो एक ऐसा तरीका जिससे एक मैनेजर ने मल्टीप्लाई कर लिया खुद ही को। समझ रहे हो कि पहले मैं ही था जो वो काम करता, अब वो भी कर रहा है वो काम, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप ही को, है ना, मतलब मेरे जैसा एक और खड़ा कर दिया मैनेजर। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये तो है ही, मैनेजमेंट और अच्छी होगी ना। मान लो अब मैं रूटीन के काम सबॉर्डिनेट को दे देता हूँ तो मैं बाकी चीज़ें मैनेज अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है उसके लिए ज़्यादा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को काम मिल गया अपने से ऊपर के लेवल का कोई काम, तो अगर वो भी वो कर पा रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है ना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसकी भी हो रही है। मोटिवेशन, अब वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा ना कि हाँ यार मेरे को, मान लो कोई टीचर किसी बच्चे को कोई काम दे देता है कि यार ये नंबर चढ़ाने हैं, ये तू चढ़ा ले, तो उसी में बच्चे मोटिवेशन से नहीं हो जाते थे, थोड़ा मोटिवेटेड से हो जाते थे कि अरे यार हाँ मेरे को टीचर वाला काम मिल गया ये वो। सो दैट इज़ अगेन वही चीज़ कि आपको जब जो आप यूजुअली काम करते हो उससे बड़े लेवल का कोई काम मिल जाए तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, राइट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, आपने भी ज़्यादा अच्छे काम पे टाइम लगाया, रूटीन काम उसको देके, और उसका भी डेवलपमेंट हो गया इससे, तो ग्रोथ तो हुई ऑर्गेनाइजेशन की दोनों तरफ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, अब ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन इससे बेटर होगा, और यही तो मैनेजमेंट हायरार्की थी कि बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की यही है ना कि कैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट आपस में काम बांटते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन,
काम सिंक्रोनाइजेशन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो काम था वो टाइम टू टाइम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवर बर्डन नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बर्डन वाला काम तो जिससे होता था वो उसी को दे दिया और उसका भी फ़ायदा ही हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन भी आ गई इससे। ठीक है। प्रोसेस, अब देखो आपको पता हो डेलीगेशन के ना 3 वो होते हैं एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसी 3 से रिलेटेड इसका प्रोसेस है। पहले आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लो मेरे को किसी को एम्प्लॉय को बोलना है कि ये ना डेटा बस कॉपी इस पे कॉपी पे है, इसको लैपटॉप में चढ़ाना है, मान लो एक्सेल में चढ़ाना है, कॉपी करके बस चढ़ाना ही है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले चीज़ बोलूँगा एम्प्लॉय को कि सुन तेरे पास ये काम है कि तेरे को इस कॉपी से देख के एक्सेल में वो कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी से एक्सेल में वो डालना है डेटा। ठीक है, तो मैंने क्या दी उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं उसे दूंगा ये ले चाबी पकड़, ये है ऑफिस की चाबी जहाँ पे तेरे को लैपटॉप मिलेगा। वो चाबी देना क्या है? अथॉरिटी ग्रांट करना है ना, अथॉरिटी दी है उसको, ऑफिस में जाने की अथॉरिटी नहीं थी उसके पास यूजुअली, लेकिन अब मैंने उसको चाबी दी है कि ये ले मैं तेरे को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि तू जाके ऑफिस में जा सकते हो और वो खोल के लैपटॉप काम कर सकते हैं। या मान लो मैं उसको पासवर्ड दे रहा हूँ अपने लैपटॉप का, तो वो भी एक अथॉरिटी देना ही हुआ कि मैं उसको अथॉरिटी दे रहा हूँ मेरा लैपटॉप एक्सेस करने का। या मान लो और भी आपको वो भी नहीं देना, एक्सेल, सिर्फ एक्सेल का एक पासवर्ड ऐप का दे दिया मैंने कि हाँ तेरे को मैं एक्सेल यूज़ करने का पासवर्ड दे रहा हूँ, और कुछ वो खोल नहीं पाएगा फिर, है ना। तो कुछ भी वो डिपेंड करता है, वही जैसे मैंने बोला कि आपको देखना है कि आपको कितनी अथॉरिटी देनी है। ऑफिस की चाबी देनी है, लैपटॉप का पासवर्ड देना है, या सिर्फ एक्सेल का पासवर्ड देना है, कितनी अथॉरिटी देनी है वो आपके हाथ में। एंड वो किसके हिसाब से देखना है वो भी आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी दो। तो यानी कि इस केस में आपको एक्सेल का सिर्फ पासवर्ड देना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ एक्सेल का काम है, राइट। क्योंकि वही होगा, अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, पूरे ऑफिस की चाबी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक्सेल के काम की थी, तो फिर वो मिसयूज़ हो जाएगी अथॉरिटी की, ऑफिस की चाबी की मिसयूज़ हो जाएगा, है ना। सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो पहले उसके बाद ठीक है, अब देखो उसको मैंने काम दिया, फिर मैंने चाबी दी, चाबी या फिर एक्सेल का पासवर्ड जो भी। उसके बाद मैंने बोला देख अब जो तू काम करेगा उसके लिए तू जिम्मेवार है। अगर तेरे से कोई गलती हो जाती है उस एक्सेल में तो तेरा नाम आएगा, मेरा नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी या जो भी जवाबदेही, जवाबदेही बोलते हो, समझते हो, अकाउंटेबिलिटी, कि भाई कुछ गलत होगा तो तेरे से मैं जवाब मांग सकता हूँ, है ना, कि ये डेटा गलत क्यों है। मान लो मेरे को बाद में कल को पता चलता है कि उस एक्सेल में किसी का डेटा गलत डाला हुआ है, तो मैं तेरे पास आऊँगा कि तूने डाला था ये डेटा, तो कैसे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फिर अथॉरिटी देनी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, फिर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है वो की जवाबदेही की। मान लो वो अकाउंटेबल है, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को एक और वर्ड क्या बोल सकते हो आप? आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, कि भाई ये काम का तू आंसरेबल रहेगा, फिर तू काम कर रहा है ना ये, तो तू आंसरेबल रहे। तो ये आपका प्रोसेस हो गया और एलिमेंट्स भी मैंने अच्छे से बता दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल्स क्या है ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत तो पहले ही बता रखा है कि देखो सबसे पहली चीज़ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अथॉरिटी कम भी नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि दोनों में नुकसान है। क्यों नुकसान है वो पिछले मैंने लेक्चर में अच्छे से बताया। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, एक ये चीज़ आप ध्यान रखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आप पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वो काम आपका था, मान लो एक्सेल पे चढ़ाना का काम आपका ही था, तो एक्चुअली में आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। वो तो आपने बस उसको दे दिया काम, ठीक है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन आपकी तो है ही। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही, मान लो आप, आपका जो बॉस होगा, ये वो बॉस को आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने तो अपने उससे कराया था सबॉर्डिनेट से काम, तो उससे पूछो। बॉस तो आपको ही बोलेगा ना कि आप, तेरा काम था तो तू ही उसके लिए वो है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत तो आपके पास रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड, कि आप डेलीगेशन इस चीज़ से देते हो कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उस इंसान से। मान लो मैंने एक्सेल का काम डेलीगेट किया, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि तेरे से ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि तू एक एक्सेल की फाइल मेरे को ऐसी बना के देगा जो मैं आगे सबमिट करूँगा। तो मेरे को रिजल्ट से मतलब है ना कि हाँ ये रिजल्ट जो फाइनल आउटकम है, मैं वो चीज़ उसे बोलूँगा कि ये चीज़ का काम है, इसलिए तेरे को वो डेलीगेट कर रहा हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड भाई, कि अब वो जो डेलीगेशन में कर रहा हूँ एक ही बॉस से वो ऑर्डर ले रहा हूँ, ये नहीं हो कि दो लोगों ने अपने अपने काम डेलीगेट करके दे दिए उसे, ऐसा ना हो। क्लैरिटी ऑफ डेलीगेशन, की उसको पता हो कि मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी अकाउंटेबिलिटी है, तीनों चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। बाद आता है आपका डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। देखो अब डेलीगेशन आप कर रहे हो, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे, है ना, मुसीबतें, मुसीबतें से ज़्यादा परेशानियाँ, कि क्या डिफिकल्टी आती है ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट, क्योंकि दोनों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सुपीरियर कई बार डेलीगेशन में उसको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अथॉरिटी अपने हाथ से देना ना, जैसे मैंने बोला ऑफिस की चाबी किसी को देना, वो ही कई बार विलिंग नहीं होता। कोई अपनी अथॉरिटी पावर क्यों किसी के और के हाथ में देगा,
ये बात सही है, जेन्युइन है ना। तो कई बार सुपीरियर की तरफ से होता है ये लैक ऑफ विलिंगनेस टू लेट गो ऑफ दैट अथॉरिटी, अपने पावर किसी और के हाथ में देने की विलिंगनेस नहीं होती। लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट, कई बार सुपीरियर इतना केपेबल ही नहीं होता कि वो प्रॉपर डायरेक्शन उसे दे सके कि क्या काम है कैसे है ना, एबिलिटी ही नहीं है उसमें इतनी, या कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें सबॉर्डिनेट, मतलब उसको ट्रस्ट नहीं है इतना कि यार ये सबॉर्डिनेट इतना काम कर लेगा या नहीं। फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, कि भाई कल को मान लो जिसको मैं काम दे रहा हूँ वो इतना केपेबल हो गया वो काम के कि अब वो मेरी जॉब खा लेगा, कई बार ये भी होता है कॉम्पिटिशन का फियर। फिर एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, कई बार ये होता है कि कंट्रोल कंट्रोल करना है ना आपको, सबॉर्डिनेट को अगर काम दे रहे हो उसको कंट्रोल देना है, आपके पास हाथ में इतना है ही नहीं कंट्रोल, आपसे होता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं होता आपसे, तो एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। अब वो उसकी गलती भी हो सकती है आपकी भी हो सकती है कि वो कि भाई वो हाथ ही नहीं आता काम कर कैसे कराऊँ उससे, या आप वो हाथ में लेना नहीं आता, मतलब नो पन इंटेंडेड। इन्फ्लेटेड सेल्फ वर्थ, कई बार आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ बहुत वो लगती है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ किसी से, मैं खुद कर लूँगा, ये कर लूँगा वो करूँगा। सो कई बार वो थोड़ा इन्फ्लेटेड, मतलब ज़्यादा हो जाती है ना, सेल्फ वर्थ आपको ज़्यादा लगने लगती है, तो फिर आप काम नहीं दे सकते किसी और को, फिर आपको लगता है मैं ही करूँगा सब कुछ। फिर ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कई बार डिफिकल्टीज आती हैं क्या, कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सबॉर्डिनेट में इतना खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो काम कर ले। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, की सबॉर्डिनेट को इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो काम कर सके। इंसेंटिव, उसमें इतनी मोटिवेशन ही नहीं है उसने कि मान लो कोई कोई प्रेज नहीं मिलती उसको कि वो काम अच्छा भी करके देता है, उसको प्रेज ही नहीं मिलती, तो इंसेंटिव नहीं है तो नहीं करेगा काम। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि मान लो उसको डर है यार मान लो काम सही से ना हुआ डांट और पड़ जाएगी, क्यों लूँ मैं काम, नहीं लेता। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ओवर डिपेंडेंस ऑन सुपीरियर, कि भाई हमेशा से वो ना डिपेंडेंट ही होता है कि सुपीरियर कोई बॉस जैसे बोलेगा बस वैसे कर लेगा, बात बात पे पूछने जाएगा कि हाँ कैसे करना है कैसे करना है, बहुत डिपेंडेंट है, तो फिर वो कैसे करेगा कोई काम, खुद से नहीं कर पाएगा ना अगर वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है तो ये हो गया डिफिकल्टीज सबॉर्डिनेट के पार्ट पे। फिर आता है टॉपिक रेक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, कि मान लो आपको डेलीगेशन अच्छा करना है तो क्या करना है, सीधी बात है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन को फॉलो करना है ना। लेकिन पॉइंट्स का लिखोगे, देखो प्रॉपर प्लानिंग है तो हर एक में आता है कि अच्छे से प्लान करोगे तो सब कुछ ही बेटर हो जाता है। राइट पर्सनल, जैसे मैंने बोला सबॉर्डिनेट्स के तरफ से जो लैक हैं वो नहीं रहेंगे अगर सबॉर्डिनेट सही चुना होता आपने, जो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता, जिसमें नॉलेज होती, जिसमें मान लो क्रिटिसिज्म का इतना डर ना होता, वो मतलब काम कर देता होता, ऐसा सबॉर्डिनेट आप चुनते तो फिर आज ये प्रॉब्लम ना आती थी ना। तो राइट पर्सन होना चाहिए वहाँ पे जॉब में, तभी वो सारे काम प्रॉपर कर पाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोनों का वो कम्युनिकेशन जब तक नहीं है तो डेलीगेशन नहीं हो पाएगा। मान लो वो बोल रहा था एक्सेल में कि ऐसे करना है, ये फॉन्ट लगाना है वो लगाना है, उसने सुना ही नहीं उसको और फिर कोई और लगा दिया, काम खराब हो गया। तो सीधी बात है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए दोनों के बीच में। इंसेंटिव, जैसे प्रॉब्लम थी ना इंसेंटिव वाली, कि मान लो आपको कोई अच्छा काम कर रहा है प्रेज करो उसको, है ना, या जो भी मान लो रिवॉर्ड दे दो, कोई बोनस दे दो, कुछ तो दो कि जिससे वो काम करे, थोड़ा इंसेंटिव भी मिले उसको। फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, की चलो अब ये पॉइंट हो गया, इसके अलावा सब ये लिख दो कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन है वो सब फॉलो होंगे तो ही अच्छी डेलीगेशन होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने पूरा ये एक ही पेज पे डाल दिया डेलीगेशन में, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, कंप्लीट डेलीगेशन मैंने आपको करा दिया इस वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। एंड या बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये पॉइंट्स ऐसे ही बस लिख रहा हूँ मैं, आपको भी ऐसे लिख के आना है, नहीं, इट इज़ जस्ट, देखो मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे 10 मिनट बोल सकता हूँ, मैं एक पॉइंट पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, मैं एक पॉइंट पे 1 मिनट पे बोल सकता हूँ, मैं एक पॉइंट पे 10 सेकंड भी बोल सकता हूँ। आपको वही चीज़ पेपर में लिख के आनी है, आपको नंबर के हिसाब से जितने भी मार्क्स के हैं उतने मार्क्स के हिसाब से वो लिखना है। मैंने तो पॉइंट बता दिया, अब पॉइंट की एक्सप्लेनेशन या नॉलेज आपके पास है, कॉन्सेप्ट है, तो आप वो 10 नंबर का हो 10 नंबर के हिसाब से लिखो, 5 नंबर का 5 नंबर के हिसाब से लिखो, 2 नंबर के 2 नंबर के हिसाब से लिखो। उसमें देखो आप कॉलेज में हो, ये चीज़ आप कोई बुक से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे प्रॉपर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिख दूंगा ना, मान लो पेपर में 10 नंबर का आ गया तो वो तो फिर भी कम रह गई, फिर क्या करोगे। अल्टीमेटली पेपर जो सेट कर रहा है वो बुक की एक्सप्लेनेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन की लेंथ देख के थोड़ी पेपर बना रहा है, वो तो लेंथ तो आपने खुद ही बनानी है ना, वो तो आंसर की लेंथ आप खुद बनाओगे, वो आपको कोई बुक में चाहे मैं इतनी मान लो बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन है उस टॉपिक की, लेकिन पेपर में इतनी मांग लेता है कई बार, बुक में कई बार इतनी एक्सप्लेनेशन होती है आपसे इतनी मांग लेते, तो अब वो छोटा बड़ा करना इज in your hand and you should know that technique in every subject, in every point, in every chapter. This is going to help you, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को बस पॉइंट्स पता है सारे, उसके अलावा मेरे से लिखवा लो जो मर्जी। एंड उसमें कोई वो भी नहीं है कि आप थोड़ा इधर उधर लिख रहे हो, पॉइंट सही लिखा है, कॉन्सेप्ट सही लिखा है तो फिर लेंथ लिख ही आओगे, उसके नंबर कटेंगे नहीं कभी भी आपके। मेन चीज़ यही होती है कि पॉइंट आपको पता है या नहीं। सो इसलिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक बर्ड व्यू मिल जाता है आपको, बुल्स आई पॉइंट बोलते हैं ना जिसको, कि जैसे ये चैप्टर मैंने ऐसे कराया है तो मान लो अब ये बस ये है डेलीगेशन, ये और ये खत्म हो गया तो आपको पता है कि हाँ यही है डेलीगेशन। बुक में आप पन्ने पलटते रह जाओगे, ये पॉइंट वो पॉइंट वो पॉइंट, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जब एक ही आंखों के आगे एक ही होता है ना तो ज़्यादा ईजी रहता है। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट, आपका अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, नो ऑफेंस,
बट हाँ, जिस भी तरीके से है कर लो। मैं कोई फोर्स थोड़ी तो कर नहीं सकता हूँ ना कि ऐसे ही करो वैसे ही करो, जैसे भी आपको समझ आ रहा है कर लो। बाकी या विद दिस दिस टॉपिक ऑफ डेलीगेशन इज डन, एंड नेक्स्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।